नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने बयान में कहा कि 10 साल में पहली बार ऐसा है कि गरीबों की चिंता की जा रही है। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां जिला मुख्यालय में 80 सीए, सीएस और अधिवक्ताओं ने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तीसरी खबर झज्जर से है, जहां मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी के समन पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार तानाशाही का काम कर रही है। और चौथी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर वाहनों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाकर घूमने वालों पर पुलिस सख्ती बरतने वाली है। दिन की 4 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली खबर, जहां पर नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है कि पहली बार ऐसा है कि 10 सालों में गरीबों की चिंता की जा रही है। दूसरी खबर आप देख सकते हैं, जहां पर 80 प्रभावशाली लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। तीसरी खबर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी का समन मिला है, उससे जुड़ी है। चौथी खबर गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल करने पर पुलिस सख्त नजर आ रही है। शुरुआत करते हैं दिन की पहली बड़ी खबर से। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बयान उनका सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में मैं जा रहा हूं। 10 साल में ऐसा पहली बार है कि गरीबों की चिंता की जा रही है। पहली बार आतंकवाद समेत देश की समस्याओं पर हमला हुआ है। पहली बार है कि गरीब व्यक्तियों तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। गरीबी रेखा से 25 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है। युवाओं को आगे बढ़ाना, उस सोच को अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारी आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुप्ता, जो उनकी एक सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अश्विनी गुप्ता जी एक सड़क दुर्घटना में परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए। हर वर्ष और इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए ओपी शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। ओपी, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, 25 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर बताए जा रहे हैं। देखिए दिव्या, अगर हम आज के मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रोग्राम की बात करें तो वो पंचकुला में जो है वो अश्विनी गुप्ता मेमोरियल कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और इस वक्त उन्होंने जो है लोगों को संबोधन किया और कहीं ना कहीं यूपीए सरकार की जो एनडीए सरकार की दो कार्यकाल की उपलब्धियां वो गिनवाई हैं। और इस दौरान केंद्र की सरकार और हरियाणा की जो बीजेपी सरकार के द्वारा जो जो काम किए गए थे उन सभी की जो है गिनती की गई है। अगर हम केंद्र की बीजेपी या हरियाणा की मोदी सरकार को माने तो कहीं ना कहीं अंत्योदय की भावना से काम कर रहे हैं, मतलब आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों को भी सरकार की सुविधाओं का फायदा मिले, तो कहीं ना कहीं उसी नजरिए से सरकार ने काम किया है। और देश में जो गरीबी रेखा में फंसे हुए उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देकर उनको आत्मनिर्भर जो सरकारें बनाने का जो है डबल इंजन की सरकार जो कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो पूरे देश के विकास का उन्होंने एक तरह से दावा किया और उनका दावा कितना सही है और कितना गलत है ये लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जी, साथ ही ओपी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आतंकवाद और अन्य समस्याओं को लेकर के क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं? देखिए दिव्या, अगर हम मनोहर जो नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरह से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ रही है वो अपनी तीसरी बार जो हैट्रिक लगाने के प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस तरह की टैक्टिस जो अपना रही है। वाकई में देखें तो पिछली सरकारों में
मुंबई हमला हुआ या बाकी इस तरह के हमले, बॉर्डर पार आतंकवाद होता था, हमारे शहीदों के जो है वो सर काट कर लेके जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा वक्त बदला है, आर्मी को भी जो कुछ आजादी मिली, आतंकवाद के खिलाफ कार्य करने वाले एजेंसियां भी जो कार्रवाई कर रही हैं, विदेश नीति भी काफी कारगर रही है। तो उन्हीं के चलते कहीं ना कहीं जो इस वक्त जो भी बयान कहीं ना कहीं किस संबंध में भी आ रहा है, उसका जो संबंध है वो सीधा सीधा चुनाव से ही दिखाई देता है। जी, साथ ही गरीबों को लेकर के बड़ी बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही है, उनका जिक्र किया है और गरीबी रेखा से बाहर होने का भी जिक्र किया है। क्या कुछ और बड़ी बातें साथ ही उन्होंने कही और हरियाणा की जनता अपने मुख्यमंत्री से क्या कुछ उम्मीदें करती हुई आपको दिख रही है? देखिए दिव्या, अगर गरीबों जन कल्याण की योजनाओं की बात करें तो आज पूरे देश में जितने भी गरीब परिवार के सदस्य हैं उनको जो हर महीने जो 20 लाख जो है वो खाद्यान्न, उनको अनाज जो वो दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब ये खाद्यान्न जो लंबे टाइम से मिल रहा था तो उसी का नतीजा था कि पिछले 5 चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो, जिसमें से जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बड़ी वापसी जो कहीं ना कहीं उन्होंने की थी, तो वो योजना और भी आगे जा रही है। इसके अलावा अगर हरियाणा की बात करें और इसके अलावा अगर बाकी देश की बात करें तो आयुष योजना है, जिसके तहत 5-5 लाख तक का पारिवारिक बीमा करवाया जा रहा है, जिससे पहले नहीं होता था। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी अलग अलग तरह की जो योजनाएं चलाई जा रही है। हरियाणा में गरीबों को सालाना 1000 किलोमीटर तक का हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री की सुविधा दी जा रही है, उनको तीर्थ यात्रा की सुविधाएं दी जा रही है और भी वजीफा वगैरह जैसे काफी सुविधाएं जो है मुख्यमंत्री जो नायब बीजेपी की सरकार है उसके द्वारा जो की जा रही है। तो अभी बस, लेकिन कितनी सरकार अपनी योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने में कामयाब रही है, इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। जी, साथ ही लोकसभा चुनाव भी जो है तारीख बेहद नजदीक है, हरियाणा के में मई में जो है चुनाव होने हैं। ऐसे में वाद विवाद का जो दौर है, बयानों का जो दौर है, प्रतिक्रियाओं का दौर वो भी चल रहा है। क्या कुछ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है विपक्ष को लेकर के? देखिए दिव्या, अगर नायब सैनी की बात करें तो विपक्ष के ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद फैलाने के जो है वो आरोप उनके ऊपर जो है वो लगाए हैं। और आमतौर पर कहीं ना कहीं अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो या तो राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो सभी कहीं ना कहीं परिवार का ही उनके ऊपर कब्जा है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी जो परिवारवाद दिखता है, लेकिन बीजेपी में हालांकि परिवारवाद है लेकिन बाकी दलों के मुकाबले बहुत कम। तो कहीं ना कहीं चुनाव में जाने से पहले जो भारतीय जनता पार्टी है हर वो तरीका अपना रही है जो जनता के वोट उनको दिलवा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम खबर में और जानकारी साझा करने के लिए आपका। बड़ी खबर में रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। खबर फरीदाबाद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा के नेतृत्व में 80 के करीब सीए और सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीट और साथ ही अधिवक्ताओं ने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी जो है, लोग बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं और एक नया इतिहास इस चुनाव में इसी के साथ लिखा जाएगा। हमारे दर्जनों सीए और सीएस और वकीलों ने आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। तो उनके आज शामिल होने पर यहाँ बीजेपी कार्यालय सेक्टर 15 में आज उनका आयोजन हुआ है और हमारे जिला अध्यक्ष जी की देखरेख में उन सबको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल किया। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लगातार भरोसा बढ़ रहा है। देश के लोगों का मोदी जी पर विश्वास में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो खबर आपको बता रहे, जहां में चुनाव में इतिहास लिखा जाएगा। ये बड़ी खबर जहां फरीदाबाद में 80 प्रभावशाली लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने
सदस्यता की शपथ जो है यहां पर सभी को दिलाई है और कहा कृष्णपाल गुर्जर ने कि देश में लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, बीजेपी का परिवार जो है वो बढ़ रहा है। और इस तमाम खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ मोनूपांचल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मोनूपांचल, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी में बम्पर ज्वाइनिंग हो रही है। अभी तक देखा जा रहा था कि दल बदल चल रहा है, अलग अलग पार्टियों के जो नेता है, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कर रहे थे। लेकिन ये बड़ी खबर यहां पर 80 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीट के बड़े जो प्रभावशाली लोग हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। इसे कैसा देख रहे हैं? देखिए, फरीदाबाद में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो तमाम पार्टियों को छोड़ करके जो विपक्ष पार्टियां जितनी भी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी, तमाम पार्टियों को छोड़ करके जो है वो जो है बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद के 15 सेक्टर अटल कमल जो बीजेपी का दफ्तर है, यहाँ पर करीब जो है 80 जो है उन्होंने जो है यहाँ पर बीजेपी का दामन थामा। उस मौके पर जो है जो लोकसभा के प्रत्याशी के सतपाल गुर्जर वो मौजूद थे, उसके साथ साथ जिला अध्यक्ष है वो मौजूद थे। बहुत अच्छा पहना करके उनका स्वागत करा और कहीं ना कहीं यहाँ पर शपथ दिलाई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिव्या लगातार जो है वो बीजेपी का खुलवा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ बता दूं दिव्या लगातार जो है वो बीजेपी जो है दावा यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार लोकसभा जो चुनाव है वो इतिहास में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से लेकिन बिल्कुल क्या मोनूपांचल बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है? क्या रणनीति जो है इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है? क्योंकि अब तक तो लोगों को जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उन्हें शामिल किया जाता था, जो कोई बड़ी हस्ती है, कोई अभिनेता है, अभिनेत्री है, उन्हें शामिल किया जाता था। इस बार पहली बार, आमतौर नहीं देखने को मिलता, पहली बार देखने को मिला है कि प्रभावशाली व्यक्ति जो कि बहुत पढ़े लिखे पदों पर आसीन है, सीए से, ऐसे लोगों को लाने का क्या मकसद, क्या मंशा भारतीय जनता पार्टी की रही है? देखिए दिव्या, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पढ़े वर्ग लोग होते हैं और कहीं ना कहीं वो जो है राजनीति से कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी की जो कार्यशैली है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के हैं, उनकी कार्यशैली से, उनकी काम करने का तरीका से, उनके भाव से, उनके विचारों से जो है वो कहीं ना कहीं अब पढ़ा लिखा हुआ वर्ग जो है वो अब बीजेपी से डायरेक्ट मोदी से जुड़ना चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से नीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काम करने की, जिस तरीके से देश को लगातार ऊंचाई पर ले जाते हुए नजर आ रही है। जो अहम तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं देश विदेश हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार तकनीक यानी पढ़ाइयाँ जो जितनी भी चीजें हैं वो भारत के अंदर उपलब्ध होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब पढ़ा लिखा वर्ग जो अहम चेहरा होता है वो भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी जो लगातार जो है वो खुलवा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो बहुत जो है आसार यहाँ पर जताई जा रही है। जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी का खुलवा बढ़ता नजर आ रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह कि जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति से दूर रहते, लेकिन जिस तरीके से पढ़े लिखे वर्ग जो है लगातार बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बिल्कुल। तो मोनूपांचल, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे वर्ग को शामिल करने का मकसद ये है साफ तौर पर कि युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं युवा वर्ग को, वोटर्स जो है उन्हें भी साधने की कोशिश की जा रही है इसके तहत। और साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री जो है कृष्णपाल गुर्जर ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई। क्या कुछ उन्होंने कहा इसको लेकर के? देखिए, जिस तरीके से जो है पटका पहना करके सभी को ज्वाइन जो है यहाँ पर कराया, और कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली रही है 10 साल की, वो यहाँ पर गिनाने का काम कर रहा है। इन लोगों के बीच में जो है पटका पहना करके पहले शपथ दिखाई और शपथ दिलाने के बाद जो है जिस तरीके से जो बीजेपी की कार्यशैली रही, साल की कार्यशैली रही, विद्या उनको यहाँ पर गिनाने का काम करा कि भारत देश जो है ऊंचाइयों पर पहुंच गया और कहीं ना कहीं पढ़े हुए लोगों को जो है वो देश की तरक्की चाहिए। और कहीं ना कहीं देश की तरक्की जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से 10 साल के अंदर देश को मजबूत करा, तो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी से
जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं देश मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो इनकी कार्यशैली को देखते हुए जो है पढ़ा लिखा वर्ग है वो लगातार जो है वो बीजेपी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ जिस तरीके से शपथ यहाँ पर दिलवाई है तो उन्होंने भी सीए वर्ग यानी पढ़े लिखे जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सोच है देश को आगे बढ़ाने की, तो वो भी जो है देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के जो है देश को मजबूत और आगे बढ़ाने का काम करा जाएगा। इस यहाँ पर शपथ भी दी है। जी, साथ ही इन 80 प्रभावशाली व्यक्तियों में कौन कौन शामिल हैं? सीएस की जानकारी आपने दी है, साथ ही अधिवक्ता भी शामिल है और भी जो है कोई खास वर्ग के लोग इसमें शामिल है, और साथ ही सदस्यता पार्टी के ग्रहण करने के बाद उन लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है आप तक? देखिए दिव्या, जिस तरीके से देखा जाता है क्योंकि फरीदाबाद जो बंदी और यहाँ पर पढ़े लिखा वर्ग सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो सीए वर्ग की जो लोग हैं यानी कि जिन लोगों ने पढ़ा लिखा पढ़ लिख करके सीए करी है जो एससी करी है, उसको लेकर के जिस तरीके से देखा जाए कि अहम चेहरे माने जाते हैं, इनको अलग जो है जो जगह दी जाती है, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद के अहम चेहरे यहाँ पर जो है वो माना जाता है। और जिस तरीके से 80 लोगों ने जिस तरीके से अहम चेहरों ने फरीदाबाद के जो लोग हैं उन्होंने जो जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामा, उसके साथ साथ मैंने काफी किया वकील भी जो है वो भी काफी पढ़े लिखे होते, क्योंकि वो भी एलएलबी और तमाम पढ़ाइयाँ करे होते, वो भी लगातार जो है वो बीजेपी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दिव्या लगातार जिस तरीके से देश मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लोकसभा है क्योंकि लोगों के मन और दिमाग में गई है कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए। तो इसको लेकर के भी लगातार जनता जो कहीं ना कहीं बड़ा वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या वकील वर्ग हो या व्यापारी वर्ग हो, तो लगातार जो है वो बीजेपी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी को करके वो जो है बीजेपी में शामिल हो रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत सही जानकारी आपने दी है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके नरेंद्र मोदी, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो एड़ी चोटी का जोर आजमा रही है, अलग अलग जो है वो सूत्र अपने लगा रही है, हथकंडे अपने आजमा रही है। अब जो 80 प्रभावशाली व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है, तो क्या अब चुनाव प्रचार में कोई गति या कोई चेंजेस, परिवर्तन किसी प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलेंगे? क्या दिशा अब मिलेगी लोकसभा चुनाव को इनके आने से? जी बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से जो है सीए जो वर्ग है जो पढ़ा लिखा है वो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जो शपथ लिया, शपथ लेने के बाद अब जो है वो सीए जो है वो कहीं ना कहीं अब पढ़े लिखे जो वर्ग है और जो युवा उनके बीच पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं उनके बीच पहुंचकर के जिस तरीके से बीजेपी की जो कार्यशैली रही है, जिस तरीके से देश मजबूत हुआ है या किस तरीके से देश में 10 साल में जो कार्य हुए हैं तो उनको यहाँ पर गिराने का काम करेंगे। तो कहीं कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो दिव्या लगातार जो पढ़े लिखे वर्ग है वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे वर्ग उसके लोगों के साथ मिलेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को यही लोगों को समझे यहाँ पर ये जो है वो देते हुए नजर आएंगे कि वो लोगों के बीच में पहुंचेंगे और जो जिस दिन वोटिंग होगी वो बढ़ चढ़ करके वोटिंग करे और जो है तो मजबूत करे और इस तरीके से कार्यशैली रही है कि युवा वर्ग जो है वो भी वोट कम जो है कम वोट देता है, क्योंकि जिस दिन वोटिंग होती है वो बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो लगातार पढ़ा लिखे वर्ग में जाकर के उनको समझाएंगे और देश में जो जिस तरीके से वोटिंग करने का जो अधिकार है उनको यहाँ पर वो समझाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को और मजबूत करने का और वोटिंग करने का यहाँ पर जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों को जो है पार्टी के सदस्यता दिला करके युवा वोटर्स को आकर्षित करने की जो है आजमाइश की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव से क्या कुछ अब असर देखने को मिलेगा इस चुनाव में? पिछले चुनाव के मुकाबले क्या वोट फीसदी जो है वो बढ़ा हुआ दिखेगा? क्योंकि पार्टी अलग अलग अपने स्टार प्रचारक जारी कर रही है, जगह जगह चुनाव प्रचार अभियान में तेजी ला रही है, इस तरह से सीएस को अपने पार्टी में शामिल करवा रही है, कई तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी आजमा रही है। तो क्या अब उससे वोटिंग फीसदी में कोई बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इस बार? दिव्या देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो 2014 का चुनाव देख ले, चाहे वो हम 2019 का चुनाव देख ले, तो कहीं ना कहीं ज्यादातर जो है मध्यम वर्ग जो है, व्यापार वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके देखा जाए तो जीत तो बीजेपी की लगातार
होती रही है 2 बार से और कहीं ना कहीं तीसरी बार चुनाव है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है दिव्या, जिस तरीके से पढ़ा लिखा वर्ग यानी कि सी और एससी और कहीं ना कहीं वकील जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो कहीं ना कहीं अब लगातार युवा जो है वो बीजेपी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी तस्वीर यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि पढ़े लिखे लोगों को लाकर के युवाओं को साधने की कोशिश और धरातल पर तस्वीरें बदलने की कोशिश, वोट फीसदी बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवांचल, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां शराब नीति के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी के समन पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार तानाशाही और अहंकार के रास्ते पर चलकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। सभी बड़े नेताओं को ईडी और सीबीआई समन भेज रही है, जो कि देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से सरकार चल रही है काफ़ी उसमें अहंकार दिखाई दे रहा है और ये इतना अहंकार अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। 1 महीने में देश के 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों के एक झारखंड में हेमंत सोरेन जी के दफ्तर में ईडी पहुंच गई, तो दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी घर में ईडी पहुंच गई और कितने नेताओं को समन भेज रही है। आपने कैलाश गहलोत जी की बात करी, खड़गे जी को, सोनिया जी को, हुड्डा साहब को, सबको, जो विपक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं बाकी है जिसको समन, राजस्थान में गहलोत साहब को, सचिन पायलट को, गोविंद डोटासरा जी को, छत्तीस। और इस खबर पर जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित थारण हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ अपडेट मिल रही है? राज्यसभा सांसद आरोप लगा रहे हैं कि सभी बड़े नेताओं को ईडी और सीबीआई के समन भेजे जा रहे हैं। बिल्कुल दिव्या, शराब नीति मामले में दिल्ली सरकार के जो प्रयास मंत्री गहलोत हैं उन्हें मिले ईडी के जो सम्मन है, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिधर पहुंचे थे उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि तानाशाही और अहंकार के रास्ते पे चलकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है और जो सभी बड़े नेता हैं उनको ईडी और सीबीआई द्वारा सम्मन भेजे जा रहे हैं और यह भी देश के भविष्य में ठीक नहीं बताया गया है। आयकर विभाग द्वारा जो कांग्रेस को 1800 करोड़ का नोटिस भेजे जाने पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आयकर विभाग ने जो नोटिस भेजा है वह हमारी कुल पार्टी की संपत्ति से भी 2 गुना है और दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी अमीर पार्टी बताते हुए शुभकामनाएं दी है और कहा है कि भाजपा कैसे दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनी है, लोगों के सामने भी यह तथ्य आ गया है। और वहीं दुष्यंत चौटाला द्वारा कांग्रेस पार्टी पर आखिरी चुनाव बताए जाने पर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है अपनी पलटवार करते हुए कहा है कि दुष्यंत चौटाला जो है रोहतक लोकसभा चुनाव से लड़ने से डर गए थे और भाग गए थे। रोहतक लोकसभा का जो है, रोहतक का नाम सुनकर जेजेपी ने भी भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था। वहीं अग्निवीर योजना पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान पर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव नजदीक होने के चलते जो है इसी पर जो है बयानबाजी की जा रही है। अग्निपथ योजना का जो है कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था विरोध और इसी को लेकर सरकार अब जो है चेंजमेंट करने की जो है भाजपा द्वारा की जा रही है और कहीं ना कहीं जो है भाजपा को अब 2024 में मुंह की खानी पड़ेगी और आने वाले हरियाणा में 2024 में जो है भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। इस तरह से जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार लोगों से रूबरू भी हो रहे हैं और जो है घर घर जाकर अपना अभियान भी चला रहे हैं। जी बिल्कुल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित थारण हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर में आपका। बढ़ते हैं अगली चौथी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां हरियाणा में वाहनों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाकर घूमने वालों पर पुलिस सख्ती बरतने वाली है। हरियाणा सरकार इस पर 1 से 7 अप्रैल के बीच में विशेष अभियान चलाएगी और इस मामले में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हरियाणा पुलिस ऐसे वाहनों पर चालान करेगी। साथ ही ऐसे वाहन चालकों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। डीजीपी ऑफिस से जिलों में तैनात डीएसपी और एससीपी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही एसपी को खुद इसकी समीक्षा करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर 1 अप्रैल से विशेष अभियान चलाया जाएगा। 10,000 रुपए तक का जुर्माना उन वाहन चालकों से वसूला जा सकता है
अगर कोई अपनी गाड़ी पर ब्लैक फिल्म लगा करके वाहन चलाता है, ब्लैक फिल्म लगी होने पर आपके वाहनों को रोक दिया जाएगा। 10,000 तक का जुर्माना जो है वसूला जाएगा। 1 अप्रैल से विशेष अभियान चलाने की ट्रैफिक पुलिस ने कवायद तेज कर दी है। तो बड़ी खबर का एक खास बुलेटिन आप देख रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।